हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर होगी अब कार्रवाई, मिस्त्रियों गैराज संचालकों को हिदायत, तेज आवाज वाले साइलेंसर भी नहीं लगा सकते। जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश के मुताबिक अब जोधपुर शहर के किसी भी गैराज, मैकेनिक या फिर पेंटर को मनमर्जी से वाहन की नंबर प्लेट बदलने, डिजाइनदार या फिर फैंसी नंबर प्लेट लगाने या बिना आरसी वेरिफिकेशन के नंबर प्लेट लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई गैराज संचालक या फिर मैकेनिक ऐसा काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.10% तक ब्याज मिलेगा। खबर है कि आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है। अब आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 10 जून से लागू हो गई हैं। अब आपको आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर आम नागरिकों को 3% से लेकर 6.60% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए तो उन्हें यहां एफडी कराने पर उनको 3.50% से लेकर 7.10% तक का ब्याज मिलेगा। बांग्लादेश के ढाका में प्रदर्शन करने पर रोक, यूनुस के सरकारी आवास सचिवालय के आसपास का एरिया हुआ सील, अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ी। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध तेज हो गए हैं। दरअसल विपक्षी दलों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सेना के बीच भी नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसी बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी ने राजधानी के केंद्र में सभी रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं पर अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ढाका पुलिस ने मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास, जमुना गेस्ट हाउस और बांग्लादेशी सचिवालय के आसपास के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ट्रंप महिलाओं की उपलब्धियों को रिकॉर्ड से ही मिटा रहे हैं, नासा और पेंटागन से महिलाओं से जुड़ी हुई जानकारियां हटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को दिए गए कार्यकारी आदेश के बाद से उनके प्रशासन ने महिलाओं की उपलब्धियों को सार्वजनिक रिकॉर्ड से हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस आदेश में ट्रंप ने डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI कार्यक्रमों को अवैध और अनैतिक बताया था। इसके बाद नासा को अपनी वेबसाइट से महिलाओं से जुड़ी हुई हर जानकारी को हटाने का आदेश दिया गया। पेंटागन ने भी महिला सैनिकों की ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ी हुई जानकारियां ऑनलाइन हटा दी हैं। यहां तक कि और लिंकटन नेशनल सेमेट्री की वेबसाइट से महिला वेटरन्स के पेज भी गायब कर दिए गए हैं। इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को वापस स्वीडन भेजा। कल गाजा जाते वक्त हिरासत में ली गई थी। जहाज में लोगों के लिए मदद लेकर जा रही थी। खबर है कि इजराइल ने अपनी हिरासत में मौजूद स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को वापस स्वीडन भेज दिया है। ग्रेटा को फ्रांस जाने वाले एक फ्लाइट में बैठाया गया है जहां से उन्हें भेजा जाएगा। इजरायली सेना ने ग्रेटा और अन्य 11 साथियों को सोमवार को उनके मैंडलिन नाम के जहाज समेत गाजा के तट के पास से अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इजराइल के अशदोद पोर्ट ले जाया गया। ग्रेटा 1 जून को इटली के तट से गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुई थी। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए पहुंचा। वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। 2 साल में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। खबर है कि पाकिस्तान में 9 जून को इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जारी किया गया। इसे वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। इस सर्वे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया। इसमें से 51,500 अरब रुपए लोकल बैंकों से और 24,500 अरब रुपए देश के बाहर दूसरे बैंकों या बैंकों से लिए गए हैं।
इसमें से 51,500 अरब रुपए लोकल बैंकों से और 24,500 अरब रुपए देश के बाहर दूसरे देशों या बैंकों से लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 सालों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। मौजूदा वित्त वर्ष में इसमें स्थिरता और मजबूती आई है। नकदी के संकट से जूझ रहे देश की अर्थव्यवस्था इस साल 2.7% की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगजेब ने बताया कि साल 2023 में जीडीपी ग्रोथ 0.2% थी, जो कि 2024 में बढ़कर 2.5% हो गई है। नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएंगे आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS 26 अनवील। विजुअल इंटेलिजेंस जैसे AI फीचर्स भी मिलेंगे। एप्पल के आईफोन समेत सभी डिवाइस अब नए आइकन और इंटरफेस के साथ नजर आएंगे। एप्पल ने अपने सबसे बड़े एनुअल इवेंट WWDC 2025 के पहले दिन सोमवार 9 जून को अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम iOS पेश किया है। iOS का नया डिजाइन विजन OS से इंस्पायर्ड है और इसमें सबसे खास इसका ट्रांसपेरेंट इंटरफेस है, जिसमें गोल आइकन और डायनेमिक लॉक स्क्रीन मिलती है। लॉक स्क्रीन पर टाइम वॉलपेपर के हिसाब से एडजस्ट होता है और 3D इफेक्ट्स फोन हिलाने पर दिखते हैं। iOS सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स iPad OS 26, Mac OS 26, Tahoe, Watch OS 26, TV OS 26 और Vision OS 26 फिलहाल डेवलपर के लिए बीटा वर्जन में अवेलेबल हैं और पब्लिक बीटा जुलाई 2025 में आएगा। सितंबर 2025 में सभी यूजर्स आईफोन, iPad और Mac, Apple Watch और Vision Pro को अपडेट करके नए फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। चांदी 1,06,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोना 142 रुपए बढ़कर 96,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। इस साल 19,844 रुपए महंगा हुआ। बता दें कि चांदी 10 जून को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी का दाम 897 रुपए बढ़कर 1,06,457 रुपए हो गया है। इससे पहले चांदी 1,05,560 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 142 रुपए बढ़कर 96,006 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 95,864 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 का ऑल टाइम हाई बनाया था। यूनाइटेड स्पिरिट ने RCB को बेचने की खबरें की खारिज। कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। 17,000 करोड़ में डील का दावा किया गया था। मैक डॉवल्स विस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट ने IPL टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की खबरों को गलत बताया है। कंपनी ने कहा है कि हम बताना चाहते हैं कि RCB की हिस्सेदारी बेचने की खबरें पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। कंपनी इस तरह की कोई चर्चा नहीं कर रही है। बता दें कि इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया गया था कि यूनाइटेड स्पिरिट यानी USL RCB को $2 अरब यानी कि करीब 17,000 करोड़ रुपए में बेचने पर विचार कर रही है। USL पहले विजय माल्या की कंपनी थी और माल्या के दिवालिया होने पर इसे ब्रिटिश लीकर कंपनी Diageo ने खरीद लिया था। Diageo ही RCB की मालिक हो गई है। पानीपत में 2 फर्जी अस्पताल पकड़े गए। कई मरीज भर्ती भी मिले। डॉक्टर स्टाफ की नकली डिग्रियां, दवाइयां बरामद। मेडिकल इंस्टीट्यूट भी चल रहा था। बता दें कि हरियाणा के पानीपत में 2 फर्जी अस्पतालों का भंडाफोड़ हुआ है। CM फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन अस्पतालों पर रेड मारी। इस दौरान मौके से फर्जी डॉक्टरों और स्टाफ को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि ये अस्पताल कई महीनों से चल रहे हैं। टीम को अस्पतालों में कई मरीज भी मिले जिनका इलाज चल रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन मरीजों को निगरानी में ले लिया है। मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बिल्डिंग में मेडिकल इंस्टीट्यूट भी चल रहा था, जिसमें मोटी फीस लेकर बच्चों को एडमिशन दिया जाता था। फिलहाल टीम की कार्रवाई जारी है। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर RCB मार्केटिंग हेड की याचिका पर सुनवाई होगी। दलील, पुलिस अधिकारी सस्पेंड तो फिर मेरी गिरफ्तारी क्यों? बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में अलग अलग 2 सुनवाई हुई और पहला मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। वहीं सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। वहीं दूसरी सुनवाई RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर हुई है। निखिल को 6 जून को M चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं कोर्ट में दलील दी है कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी है। दिल्ली की पूर्व CM आतिशी दिल्ली पुलिस की हिरासत में। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने के लिए पहुंची थी। बोली गरीबों की हाय लगेगी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में ले लिया है। वे कालकाजी में भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध कर रही थी। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है, मुझे जेल ले जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूं। बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता जी, आप लोगों को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की आपको हाय लगेगी। शरद पवार बोले, कभी सोचा नहीं था कि एनसीपी टूटेगी। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पद छोड़ने के दिए संकेत, कहा नए चेहरों को मौका मिले। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी मंगलवार को अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस मौके पर पुणे में बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एनसीपी में दरार आएगी। शरद ने कहा कि 26 सालों के दौरान पार्टी को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आप नेता कार्यकर्ता बिना हौसला गंवाए पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। हमने कभी सोचा नहीं था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। एनसीपी चीफ ने कहा कि कुछ लोग दूसरी विचारधाराओं के साथ चले गए, लेकिन जो लोग पार्टी के प्रति वफादार रहे वो हमारी पार्टी की विचारधारा के कारण ही साथ रहे। पार्टी टूटने की चिंता मत कीजिए, जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर हम एकजुट रहेंगे और लोगों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ममता बनर्जी बोली, पहलगाम आतंकवादी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा। विधानसभा में पूछा, हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? कहा मोदी सरकार इस्तीफा दे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सशस्त्र बलों की प्रशंसा करने वाला प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा था। ममता ने पूछा कि आतंकवादी हमले वाली जगह पर सुरक्षा कर्मी क्यों नदारद थे। ममता ने कहा कि भाजपा सशस्त्र बलों की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार को चले जाना चाहिए क्योंकि वो देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि मोदी केवल अपने बारे में विज्ञापन देने में बिजी हैं। ममता ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं होता, हम इसका समर्थन नहीं करते। आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत थी। हम सशस्त्र बलों की बहादुरी को सलाम करते हैं। देश में 6800 कोरोना केस, 68 लोगों की जानें गई। 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले बढ़े। ग्वालियर में 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसों की संख्या 6815 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 324 नए मामले सामने आए। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 2053 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से 12 राज्यों में 68 मरीजों की जान गई है। वहीं सोमवार को केरल, दिल्ली और झारखंड में एक मरीजों ने अपनी जान गंवाई और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 लोगों की जानें गई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को 3 डॉक्टर समेत 6 नए कोरोना के केस सामने आए, जिसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एमपी में फिलहाल 43 एक्टिव केस हैं। चिनाब ब्रिज के निर्माण का श्रेय लेने से इनकार। माधवी लता ने कहा, इसे भारतीय रेल और एफकॉन्स ने बनाया। आनंद महिंद्रा ने तारीफ की थी। खबर है कि दुनिया के सबसे लंबे चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर इंजीनियर डॉक्टर माधवी लता को लोग बधाई दे रहे हैं। अब इसको लेकर उन्होंने एक लिंक्डइन पोस्ट में शेयर किया है। उन्होंने इसमें कहा कि चिनाब ब्रिज के निर्माण का श्रेय मुझे न दें, इसकी प्लानिंग, डिजाइन और निर्माण का सारा श्रेय भारतीय रेलवे और एफकॉन्स को जाता है। इसमें मेरा रोल जियो टेक्निकल के तौर पर रहा है, जिसका काम ढलान पर नींव के डिजाइन के काम करना था। माधवी लता ने कहा कि मुझे बेवजह मशहूर न बनाया जाए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों लोगों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। मिशन के पीछे महिला असंभव को संभव बनाया और पुल बनाने के लिए चमत्कार किया जैसी सभी मीडिया कथन निराधार हैं। जयराम रमेश बोले, शाह का कश्मीर मणिपुर में शांति का दावा निराधार। ये सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाना है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के दावों को विचित्र बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाह के जम्मू कश्मीर मणिपुर में शांति को लेकर किए गए दावे बेतुके और निराधार हैं। ये दावे वास्तव में उनकी अपनी बड़ी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए किए गए हैं। दरअसल मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर 9 जून को अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि 11 ईयर्स ऑफ सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने लिखा कि देश में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई है। भारत अब आतंकवादियों के घर में घुसकर आतंकवादी हमले का जवाब देता है। ये मोदी सरकार के तहत भारत की बदलती तस्वीर को दिखाता है।
खड़गे की लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग, पीएम मोदी को लेटर लिखा, कहा इतिहास में पहली बार लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है जिसमें लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। खड़गे ने अपने लेटर में लिखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकालों के लिए खाली रहा है। 17वीं लोकसभा के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। ये चिंताजनक मिसाल मौजूदा 18 लोकसभा में भी जारी है और ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। राजा की हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर आई, किराए के कमरे में रुकी थी। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर पटना से शिलांग रवाना। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी 29 वर्षीय राजा रघुवंशी हत्याकांड में मंगलवार को नया खुलासा हुआ। पति राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। शिलांग एसपी विवेक सीएम ने बताया कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी थी। सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी। इस बीच इंदौर में क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की टीम आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पहुंची। वारदात के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए। वहीं क्राइम ब्रांच के एसपी पूनम चंद्र यादव ने बताया कि राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल नहीं किया था। शशि थरूर का डेलीगेशन 5 देशों की यात्रा से लौटा। कांग्रेस सांसद बोले, हमने भारत की एकता का संदेश दिया। पीएम मोदी 7 ग्रुप से मिले। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गया ऑल पार्टी डेलीगेशन का आखिरी ग्रुप मंगलवार को भारत लौट आया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में यह डेलीगेशन 5 देशों अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया था। थरूर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिन 5 देशों में हम गए थे वहां हमारा स्वागत अच्छे से हुआ। हमने उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे सीनियर लीडर से हाई लेवल मीटिंग की। उन लोगों ने समझा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट में 22 एजेंटों पर लगी मुहर। 7 डॉक्टर्स हुए बर्खास्त। 3.5 लाख सरकारी महिला सेवक को मिलेगा निजी आवास। बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंटों पर मुहर लगी है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला सामने आया जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत 7 सरकारी डॉक्टरों को लगातार गैरहाजिर रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार में जितने भी महिला सरकारी सेवा की नियुक्ति हुई है उनके पद स्थापना स्थल के पास ही उन्हें सुरक्षित आवास सरकार की ओर से दिया जाएगा। निजी मकान मालिक के साथ लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग पर भी लागू होगा। महिला शिक्षकों को भी आवास मिलेगा और लगभग 3.5 लाख के आसपास महिला सेवक हैं। पंचायती राज विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के 8093 पदों के लिए बहाली निकलेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 36 पद पर बहाली होगी। पूर्णिया में फर्जी थाना, 300 लोगों से 50 लाख रुपए की वसूली, मास्टरमाइंड फरार। 100 एनसीसी कैंडिडेट की फर्जी बहाली, वर्दी, पहचान पत्र और डंडा तक अलॉट। बता दें कि पूर्णिया में सरकारी स्कूल में 4 महीने से फर्जी थाना चल रहा था। इस थाने के फर्जी थानेदार ने लोगों से करीब 50 लाख रुपए की वसूली की। वहीं ठगी करने वाले फर्जी थानेदार की पहचान राहुल शाह के रूप में हुई है जो एनसीसी का कोर कैडर था। वहीं राहुल के गिरोह में शामिल अधिकांश ठग भी एनसीसी कैंडिडेट थे। राहुल ने 45 कैंडिडेट को विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम रक्षा दल और होमगार्ड में सरकारी नौकरी लगाने की गारंटी दी थी। वहीं 1.5 महीने से ये सभी इसके लिए ट्रेनिंग भी ले रहे थे। राहुल ने ग्राम रक्षा दल और होमगार्ड की बहाली के नाम पर 300 से अधिक लोगों से 50 लाख रुपए ऐंठे थे। राहुल 100 कैंडिडेट की फर्जी बहाली भी कर चुका था। वर्दी, पहचान पत्र और डंडा तक अलॉट कर दिया गया था। पटना में 694 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले, लालू तेजस्वी के राज में सीएम हाउस में होती थी डील। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 10 दिन के भीतर 9000 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां हुई हैं। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 694 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया है। इन नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 31 मई को 228 विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। वहीं 5 दिन पहले 5 जून को 509 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। वहीं मंगलवार को 694 नए डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र उनको दिया गया। उन्होंने बताया कि बीते 10 दिनों में 7468 एएनएम की बहाली हुई है।
राजस्थान की अदालतों में 5,728 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली है। भर्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5,670 और ड्राइवर के 58 पदों पर भर्ती होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं और ड्राइवर के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोनों पदों के लिए 27 जून दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 26 जुलाई शाम के 5 बजे तक चलेगी। बीएसएफ को मिलेगी डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस। रेगिस्तान की गर्मी और पंजाब बंगाल की नमी में भी होगी कंफर्टेबल। 10 साल बाद हुआ बदलाव। बता दें कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान अब जल्द ही एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी में कई सालों बाद बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव केवल वर्दी के कलर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल है। बता दें कि बीएसएफ की ये नई वर्दी अब डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी, जो न केवल देखने में आकर्षक है बल्कि ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोगी और टिकाऊ मानी जा रही है। वैसे सीमा सुरक्षा बल ने साल 1965 की स्थापना के बाद कई बार वर्दी में बदलाव किए हैं, मगर आखिरी बार बदलाव साल 2010-11 में किया गया था। इसके बाद साल 2015 में, यानी अब तकरीबन 10 साल बाद वर्दी में बदलाव हो रहा है। 100 में से 17 पुरुषों की कमर 90 सेंटीमीटर निकली। महिलाओं की 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर अभियान के तहत 11,000 की हुई स्क्रीनिंग। तेजी से बढ़ते हुए फैटी लिवर के मामले को देखते हुए 30 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की कमर नापने का अभियान शुरू किया गया है। 1 जून से मध्य प्रदेश के जिलों में ऐसे लोगों को तलाश किया जा रहा है जिनमें पुरुषों की 90 और महिलाओं की 80 सेंटीमीटर से अधिक कमर है। अभियान के तहत पता चला है कि 100 में से 17 पुरुष ऐसे हैं जिनकी कमर 90 सेंटीमीटर से अधिक है। वहीं इसी अनुपात में जो महिलाएं मिली हैं उनकी कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये संकेत नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD के हैं। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोटापे की वजह से लोगों के बीच कई बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है। बाद में फिर यही बीमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो हार्ट अटैक का कारण भी बनता है। आज का सुविचार: आपके जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपके बुरे वक्त के साथ साथ आपको भी अच्छा बना देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।